हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम बाई वीकली कॉन्टेस्ट 70 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नाम है मिनिमम कॉस्ट ऑफ बाइंग कैंडीज विद डिस्काउंट। तो एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है और फिर इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि आपको ना एक दुकानदार है, वो कुछ कैंडीज बेच रहा है डिस्काउंट पे। फॉर एवरी 2 कैंडीज जो वो बेचता है, जो भी 2 कैंडीज बेचता है उसके ऊपर वो थर्ड कैंडी फ्री देता है। बट उसकी कंडीशन है, वो ऐसा बोलता है कि आप जो भी 2 कैंडीज खरीदोगे ना, अगर आपने मान लो एक कैंडी खरीदी है कुछ 10 रुपये में और दूसरी कैंडी आपने खरीदी है 12 रुपये में, ठीक। तो जो इन दोनों कॉस्ट में सबसे मिनिमम कॉस्ट है जो कि है मेरी 10, तो आपको एक ऐसी कैंडी फ्री मिलेगी जिसका कॉस्ट 10 से कम होना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है ये रहा, कस्टमर कैन चूज एनी कैंडी टू टेक अवे फॉर फ्री एज लॉन्ग एज द कॉस्ट ऑफ द चूजन कैंडी इज लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम कॉस्ट। यानी आप अगली कैंडी 0 से लेकर, मतलब 0 की तो क्या ही कैंडी होगी, कोई 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी पिक कर सकते हो। वो आप कोई भी पिक कर सकते हो और आपको बताना है मिनिमम कॉस्ट ऑफ द 2 कैंडीज बाउट, ठीक है। जो भी ये तो इसमें एग्जांपल हो गया, जैसे कि 1 2 3 4 द कस्टमर बाय कैंडी 2 and 3। अगर उसने 2 और 3 नाम के कैंडीज को खरीद लिया तो मिनिमम कॉस्ट आता है 2, यानी कि उसने 1 वाले कैंडी को फ्री में पिक कर लिया। ये एक तरीका है। अब आपको बताना है कि मिनिमम कॉस्ट जिसके अंदर वो सारे कैंडीज खरीद पाएगा। देखो मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकता है, मेरे को पता बेटर वे क्या है। मैं ना 4 और 3 ये दोनों कैंडीज खरीदता हूँ, जिससे मुझे 2 वाला कैंडी फ्री में मिल जाएगा और फिर 1 वाला कैंडी खरीदता हूँ। तो मुझे टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ा, टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा इस सिनेरियो के अंदर, 4 + 3, क्योंकि 2 वाला कैंडी तो मुझे फ्री में मिल गया, +1। तो टोटल कॉस्ट जो मैंने पे करी है वो हो गया 4 + 3, डेट इज 7, 7 + 1 8। अगर मैं ऐसे चलता हूँ कि मैंने 2 और 3 को पिक कर लिया तो मेरे को टोटल कॉस्ट देना पड़ा 5, 5 + 4 = 9। तो इसमें मुझे नुकसान हो गया, यानी कि मुझे सारी कैंडीज 1 रुपये महंगी पड़ गई। मैं उसको 1 रुपये सस्ते पे खरीद सकता था। तो बेटर वे क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, आप पता है क्या करो, एरे को कर लो सॉर्ट। सॉर्ट करने से ना एक फ़ायदा मिल जाएगा। सॉर्ट करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब मैं एरे को कर लेता हूँ सॉर्ट, इस एग्जाम्पल के लिए, ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस एरे को सॉर्ट कर लेता हूँ। 2 2 5 6 7 9, मैंने इस एरे को कर लिया सॉर्ट। अब सॉर्ट करने पर मुझे इन कैंडीज़ को खरीदना है, तो मैं कैसे खरीदूंगा, मैं 9 कैंडी खरीद लेता हूँ, 9 कॉस्ट वाली, 5 और 7 कॉस्ट वाली। दोनों मिनिमम क्या आएगा, 7। तो मुझे ये वाली कैंडी फ्री में पड़ गई, ये वाली कैंडी मुझे फ्री में पड़ी। फिर मैंने 5 को ख़रीदा और 2 को ख़रीदा और मुझे ये वाली कैंडी फ्री में पड़ गई। तो मुझे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 0 + 2 + 5 + 0 + 7 + 9। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आती है, 5 + 2 10, 10 + 9 7, 19, 19 + 7 20, 5 + 2 7, 7 + 7 14 एंड 14 + 9 ये हो जाएगा हमारे लिए 23। तो टोटल कॉस्ट आती है मेरी इतनी। आपको करना क्या था, पूरे एरे को सॉर्ट कर लेना। देख ले सॉर्टिंग सही हुई है, 2 2 5 6 7 9 एक्यूरेट है। 7 + 7 14, 14 + 6 20 एंड प्रेस 3 23, बिल्कुल सही। अब इसको देखते हैं कोड कैसे करना है। कोड करने के लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक। सबसे पहले मुझे, क्योंकि मैं एक VS कोड के अंदर कोड कर रहा हूँ, तो मुझे import java.util.star। यहाँ पर मैं पहले अपने पूरे एरे को सॉर्ट कर लेता हूँ। सॉर्ट करा, इसमें डाला मैंने अपना कॉस्ट। अब सॉर्ट करने के बाद लूप चला देते हैं यहाँ पे, i = फर्स्ट n = cost.length, i = n-1 और आंसर = 0। बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पर वाइल लूप का इस्तेमाल करूँ, फिर i > 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो आंसर है उसके अंदर मैं पिक करूँगा कॉस्ट ऑफ i को, मैंने इसके अंदर ऐड करा, प्लस कॉस्ट ऑफ i-1। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ i-1 हर बार ऐड नहीं कर सकता मैं। अभी देखते हैं क्यों नहीं कर सकता। और क्योंकि मुझे जो थर्ड कैंडी होगी वो तो फ्री मिल जाएगी, या यूं कह लूँ लास्ट लास्ट से थर्ड कैंडी।
ठीक है, बिल्कुल लास्ट से थर्ड कैंडी मुझे फ्री मिलेगी, तो आई माइनस इक्वल टू 3 कर देंगे। मेरा ये आंसर होना चाहिए, बट ये जो आंसर है ना ओवरफ्लो कर जाएगा। कब ओवरफ्लो कर जाएगा देखते हैं। अगर मेरे एरे का साइज है सिर्फ एक है, तो मुझे इस कैंडी को तो खरीदना ही पड़ेगा, और ये वाला कैंडी मैं कहाँ से लेकर आऊँ, है ही नहीं मेरे पास, राइट, है ही नहीं मेरे पास ये वाला कैंडी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे चेक लगाना चाहिए कि इफ़ आई ग्रेटर देन 0 है, अगर ऐसा होता है तो ये काम करो, और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी जगह पर 0 ऐड कर दो, क्योंकि आप कोई कैंडी खरीद नहीं पाओगे, तो आप वहाँ पे 0 ऐड कर दो। i-3 करते रहो और लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर लो। एक बार इसे कंस्टेंट्स को देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है सारे कैंडीज़ को ऐड करने पर मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा। कंस्टेंट देखना चाहता हूँ, नहीं होगा ओवरफ्लो, क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है मेरी, 100 हो सकती है। तो देखते हैं इंटीजर की रेंज को फ्लो तो नहीं कर रहा। मान लेते हैं एरे के अंदर सभी के सभी कैंडी 100 प्राइस के पड़े हुए थे, और मैंने सारी वैल्यू को ऐड कर लिया, ऐसा करेंगे नहीं, हमने सारी वैल्यू को ऐड कर लिया, तो भी मेरी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी जाएगी, 10⁴, जो कि इंटीजर की रेंज में आता है। तो इंटीजर की रेंज को ओवरफ्लो नहीं कर रहा है ये, एंड ओवन में ही हमारा पास हो गया है। तो बस इतना ही चाहिए था, सॉल्यूशन ओवन में पास होना चाहिए। चला के देखते हैं, यहाँ तक तो चल रहा है और पास भी हो गया कोड। तो ये था कोड। तो काफ़ी इजी सी प्रॉब्लम थी। अगर आपको ये कोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी सही लगा हो, आपको लगा हो कुछ सीखने को मिला या कुछ नया पता लगा हो, या वीडियो में कुछ कमी हो, तो वो हमें कमेंट के अंदर बताया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिख देना पसंद आ गया, दैट सिंपल। ठीक है, तो वीडियो में कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, ताकि पता चले कि यार आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ताकि हमें आइडिया लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हे कोडर्स, रनेश कुमार दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग, एंड आज हम बाई वीकली 70 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम का नाम है 2141 काउंट द हिडन सीक्वेंस। तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है एंड फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कुछ सैम्पल टेस्ट केस भी रख लेते हैं साथ में, ताकि इसको समझना आसान हो। चलिए देखते हैं। हमें ना एक जीरो इंडेक्स का एरे दे रखा है जिसमें डिफरेंसेस गिवन है हमें, ठीक है, which describe the difference between each pair of consecutive integers of a hidden sequence of length n plus 1 and more formally called the hidden sequence hidden. Then we have that difference of I is the hidden I plus 1 minus hidden I, ठीक है। ओके, और मुझे एक लोअर एंड अपर बाउंड दे रखा है डेट डिस्क्राइब द इंक्लूसिव रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज होगी ना इसी रेंज के अंदर होनी चाहिए, इस लोअर से लेकर अपर के बीच में होनी चाहिए। डेट द हिडन सीक्वेंस कैन ऑब्टेन फॉर एग्जांपल द डिफरेंस ऑफ 1 3 1 माइनस 3 एंड 4। इसके लिए कुछ एग्जांपल दे रखा है। चलो एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक बच रहा है, इसके ऊपर रन करके देखते हैं। देखो, मुझे ना रेंज दे रखी है 1 से लेकर 6 के बीच में। मुझे बोला गया है हिडन सीक्वेंस के अंदर ना जो भी वैल्यूज होगी ना वो 1 से लेकर 6 के बीच में ही रहनी चाहिए। अब ये कह क्या रहा है, ये 1 3 माइनस 4 क्या है, जो मुझे एरे दे रखा है ना वो कुछ इस तरीके से है, 1 माइनस 3 माइनस 4। तो ये 1 माइनस 3 माइनस 4 का मतलब हो गया कि एक मुझे एरे मिला हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी के बीच में। ये जो एरे दे रखा है ना इसके अंदर बी माइनस ए की जो वैल्यू है ना, बी माइनस ए की जो वैल्यू है वो है 1, सी माइनस बी की वैल्यू जो है वो है -3, और डी माइनस सी की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 4, नॉट -4, सिर्फ 4। तो ये कुछ वैल्यूज मुझे गिवन है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि इसमें ए बी सी डी की ना क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो मुझे सारी वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे बताने हैं ऐसे कितने रेंज बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि ना मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, ये जितनी वैल्यूज मुझे दी गई इन सबको ऐड करता हूँ। अगर मैं ऐड करूँगा ना तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, एंड डी माइनस ए की वैल्यू निकल कर आती है 1। ये हो जाता है मेरा -2 + 4, इसका मतलब हो गया 2। तो मुझे ना डी माइनस ए की वैल्यू ना कुछ 2 निकल कर आ रही है, ठीक है। यहाँ से ना कुछ कंक्लूड करेंगे अभी हम। और मुझे ना रेंज दे रखी है 1 से लेकर 6 तक। तो ये रेंज का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6, ये रेंज है। तो मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, देखो मुझे ये तो पता है ना मैं इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जा सकता हूँ, करेक्ट, इस रेंज के पीछे भी नहीं जा सकता हूँ और 6 के बियॉन्ड भी नहीं जा सकता हूँ। तो मैं सारे नंबर्स अब बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग नंबर ए को 1 मानता हूँ
तो मेरा नंबर बी क्या हो सकता है? मेरा नंबर बी हो सकता है 2, इसमें हो सकता है 3, इसमें हो सकता है 4, इसमें हो सकता है 5, इसमें हो सकता है 6, इसमें हो सकता है 7। ये रेंज यहीं पे कट गया। क्यों? क्योंकि मैं 7 पे जा ही नहीं सकता, मैं रेंज के बियॉन्ड चला गया। चलो ठीक है, तो ए बी तो समझ में आता है। अब सी नंबर क्या हो सकता है? अगर मुझे -3 बनाना है ना, तो ये नंबर होना चाहिए -1, और ये रेंज यहीं पे कट गया क्योंकि -1 हो नहीं सकता। ये नंबर हो सकता है 0, पर ये भी रेंज कट गया क्योंकि मेरे को रेंज गिवन थी 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, इसमें रख सकता हूँ मैं 1, इसमें रख सकता हूँ मैं 2, और इसमें रख सकता हूँ मैं 3। चलो आगे चलते हैं। सी नंबर भी मुझे मिल गया। सी नंबर हो सकता है, मतलब ए हो सकता है 3 4 1, 4 5 2 एंड 5 6 3। चलो अब डी की बात करते हैं। डी वाली वैल्यू मेरी 4 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर नंबर रख सकता हूँ मैं 5, यहाँ पे नंबर रख सकता हूँ 2 + 4 यानी कि 6, और 3 + 4 यानी कि 7, और ये रेंज भी कट गया। तो मेरे पास दो रेंज निकल कर आती है, डेट इज़ 3 4 एंड 5 6। तो ये वो दो नंबर निकल कर आए हैं, मतलब ये वो दो पॉसिबल एरे बन सकते हैं जो मेरे इस डिफरेंस वाले कंडीशन को, इंक्लूडिंग लोअर एंड बाउंड वाले रेंज को भी अगर मैं इंक्लूड करूँ, उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना कुछ चीज़ समझ में आ रही है मुझे। मुझे एक चीज़ समझ में आई। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, D - A की वैल्यू मेरी 2 आई थी। अभी मैंने मैथमेटिकली प्रूव करा कि D - A की वैल्यू मेरी 2 हो सकती है। तो जरा यहाँ पे करते हैं, 5 - 3 2 होता है, 6 - 4 भी 2 होता है। यानी कि अब एक चीज़ नोटिस करो, D - A की वैल्यू मेरी हमेशा 2 रहने वाली है। यानी कि जो भी मैं रेंज पिक करने वाला हूँ, जो भी नंबर, मतलब मैं जो भी एरे बनाऊंगा, उस एरे के फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट की वैल्यू जो हमेशा होगी ना, वो हमेशा किसके इक्वल होने वाली है? इस डिफरेंस के सभी नंबरों को सम करके जो वैल्यू आएगी ना, उसके इक्वल होने वाली है। अच्छा, बट इस जर्नी के अंदर ना एक चीज़ और नोटिस करी मैंने। एक चीज़ क्या और नोटिस करी? जब मैं B - A कर रहा था, मेरी वैल्यू आई थी 1। जब मैं C - B करा था, ये अब विद इन रेंज है, जब मैंने C - B करा, मेरी वैल्यू आई थी -2। -2 से पता है क्या पता लग रहा है? -2 ना मेरे रेंज के बाहर चला गया। चलो कोई बात नहीं, -2 मेरे रेंज के बाहर चला गया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब मैंने इसके अंदर D - C को ऐड करा, तो मेरी वैल्यू हो गई 4, और 4 - 2 हो गया 2। जैसे जैसे ऐड करता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये वैल्यू ना कुछ ये बन गई। फाइनली D - A की वैल्यू आई थी मेरे पास 2। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी? मतलब मैं कंटिन्यूस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉन्टीन्यूस ऐड करता हुआ चल रहा हूँ, कॉन्टीन्यूस ऐड करता हुआ चल रहा हूँ नंबरों को। तो आप देख रहे हो -2। अब जरा मैं एक चीज़ देखता हूँ, 3 में -2 करता हूँ तो 1 आता है, 4 में -2 करता हूँ तो पता है कितनी वैल्यू आती है? 2 आती है। ओके, और अब आप इसके अंदर ना, जो इस पूरी जर्नी के अंदर आप ना इसको अब ऐसे नोटिस करो, इस पूरी जर्नी को आप इस तरीके से नोटिस करो। मेरी सबसे, मतलब इस रेंज के अंदर मेरी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो निकल कर आई थी, वो क्या निकल कर आई थी? पूरी रेंज के अंदर सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो निकल कर आई है मेरे पास, दैट इज निकल कर आई थी मेरे पास 3 और 4। 3 के अंदर ना मैं अपनी सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि ये मेरी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है, राइट? इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल और ड्राई रन करते हैं, तो मैं थोड़ा बेहतर इसको समझा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिर ना जो इसका लॉजिक है ना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको कोड कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसका जो नेक्स्ट टेस्ट केस है ना, उसे पिक करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट केस है, वो आया है निकल कर ये वाली वैल्यू। और मैं ना रेंज कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे रेंज कहाँ से कहाँ रखनी चाहिए। तो मेरे पास अगेन ये वैल्यू आई है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, तो A - B मुझे B दे रखा है, फिर B - C, उल्टा लिख लिया इसे, B - A मुझे 3 दे रखा है, C - B -4 है। ओके, एंड D - C की वैल्यू मेरे पास 5 है। E - D की वैल्यू मेरे पास 1 है, और F - E की वैल्यू जो है, वो है मेरे पास -2। इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, तो B से B कट गया, C से C कट गया, D से D कट गया, E से E कट गया। तो फाइनली F माइनस जो B की वैल्यू निकल कर आई है, वो निकल कर आई, इन सबको ऐड कर लेते हैं, वो आएगी 3।
वो मैं डायरेक्टली कैसे बता दिया, मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, बट आप ऐड करके देख लो। 3 माइनस 4 होता है -1, -1 प्लस 5 हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा मेरे पास 5, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। ओके, तो मेरी वैल्यू कंप्लीट निकल कर आती है। एंड साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे एक काम और करूँगा, कॉन्टीन्यूअस सम भी निकालता रहता हूँ इसका। यहाँ तक मेरा सम आया था 3, यहाँ तक का जो सम आया था मेरा 3, जब मैं यहाँ पर आया मैंने 3 प्लस -4 करा तो मेरी वैल्यू हुई -1, और -1 प्लस 5 करा तो मेरी वैल्यू हो रही थी यहाँ पर 4, और 4 प्लस 1 करा तो 5, और 5 माइनस 2 करा तो -3। तो ये मेरा आया है। इसके अंदर ना ये मेरी सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आई है निकल कर, और ये मेरी सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई है। चलो ठीक है, ये रेंज आया निकल कर। अब इस ये नहीं आया, सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो आई है ना, वो आई है मेरी निकल कर -3 नहीं +3, ये हुआ 3, ये 3 है। ये निकल कर आया मेरा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और यहाँ पे निकल कर आया, ये आया मेरा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अब जो मेरे को रेंज दे रखी है ना, दे रखी है मुझे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक मुझे एक रेंज दे रखा है। मुझे किस रेंज से स्टार्ट करना चाहिए ये देखते हैं। मुझे किस रेंज से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं -4 से स्टार्ट करता हूँ, मुझे डिफरेंस लेकर आना है 3। अगर मैं -4 से स्टार्ट करता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंस 3, अगर मुझे डिफरेंस 3 नंबर जनरेट करना है तो मुझे क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे कुछ -1 से स्टार्ट करना होगा, है ना। -1 माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू, तब जाके 3 आएगा, राइट। -4 वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो -4 से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब -4 के लिए मुझे क्या करना होगा, -4, अगला नंबर होना चाहिए -1, और -1 विद इन रेंज आता है, तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो -1 से। यहाँ पे स्टार्ट करोगे 0 से, यहाँ पे स्टार्ट कर लोगे आप 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ये 6, 7, 8, ये तीनों नंबर कट गए। ये तीनों नंबर क्यों कट गए, क्योंकि 6, 7, 8 मेरा आउट ऑफ रेंज चला गया। इवन हाँ 5 मेरा अभी भी रेंज के अंदर है। अगला नंबर होता है मेरे पास 5। अब जैसे ही मेरे पास अगला नंबर 5 निकल कर आया ना, मैं ये पता क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मिन और मैक्स का रेलेवेंस क्या है, क्यों इसके अंदर मिन और मैक्स मुझे निकालना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे अगर 5 का डिफरेंस जनरेट करना है, तो अगला नंबर मुझे क्या पिक करना चाहिए, मुझे इसके अंदर +5 करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो भी नंबर लूँगा, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर एक्स माइनस ऑफ -1 शुड भी इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 - 1 इक्वल टू 4, तो मुझे यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। तो अगला नंबर निकल कर आया मेरे पास 4, यहाँ पे 4 ले लो, इसके अंदर आप 5 ले लो, सही जा रहा है। जस्ट अ मिनट, इसके अंदर हमें 4 लेना चाहिए था, 4 माइनस ऑफ -1, तो हमें डिफरेंस मिलेगा 5, बिल्कुल सही। अच्छा, -4 का डिफरेंस हमें जनरेट करना है, गड़बड़ हो गई थी इसीलिए। -4 का डिफरेंस 0 माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 3, हाँ सही है। मुझे -4 का डिफरेंस जनरेट करना है, तो -4 का डिफरेंस जनरेट करने के लिए x माइनस ऑफ -1 इक्वल टू -4, x प्लस 1 इक्वल टू -4, x की वैल्यू होनी चाहिए -5, और -5 की रेंज की तरफ तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि -5 जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो -5 जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रेंज भी मेरा कट गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं -4 रख सकता हूँ, यहाँ पे -3 रख सकता हूँ, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ तक सब सही जा रहा है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे 5 का डिफरेंस जनरेट करना है, तो देखो x माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 5, x प्लस 4 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि अगला नंबर होना चाहिए यहाँ पे 1। तो अगला नंबर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और इधर होना चाहिए 5, इधर होना चाहिए 6। ये रेंज भी कट गया, अब तक सब कुछ सही जा रहा है। अगला नंबर होना चाहिए 1, 1 के लिए तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 2, 3, 4, 5, 6, ये रेंज भी कट गया। फिर अगला नंबर होना चाहिए -2, -2 के लिए यहाँ पे रखोगे आप 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। जो मेरी रेंज निकल कर आ रही है ना, वो ये वाली रेंज निकल कर आ रही है। तो आप देख रहे हो, रेंज के अंदर ना बीच बीच में ऐसा हुआ है, जब मैं नंबरों को ऐड कर रहा था, यानी कि जब मैं बीच बीच में नंबरों को ऐड कर रहा था ना, तो बीच में कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं आउट ऑफ द रेंज चला गया, मैं रेंज के बाहर चला गया, कभी कभी ऐसा हुआ है। तो मुझे यही पता लगाना है कि ऐसा कौन से ऐसी रेंज हो सकती है जिसके अंदर जब मैं कुछ वैल्यू ऐड करूं तो मैं पॉसिबली अपने प्रोवाइडेड रेंज के बाहर चला जाऊं। ऐसा कब हो सकता है। मैं हमेशा स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से मैंने स्टार्ट करा है, तो मेरे को जो रेंज गिवन है
लोअर बाउंड अपर बाउंड की, इसको मैं कह देता हूँ एल और यू की जो मुझे रेंज गिवन है, एल के अंदर मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। मैं करेक्ट एल से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ हर बार, मे बी मैं हर बार स्टार्ट कर सकता हूँ, मे बी नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे पॉसिबली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। तो एल के अंदर ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी मुझे। एल के अंदर मुझे पता है क्या ऐड करना चाहिए, अपनी मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है ना, मैं वो अपनी ऐड करके देखता हूँ। मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई थी अ, इस पूरे समेशन के ड्यूरेशन में जो मेरी मैक्सिमम पॉसिबल निकल कर आई थी वो आई थी 5। तो ये हो गया था स्टार्ट करने के लिए। अब ये देखो, अगर मेरी वैल्यू है यहाँ पर -4 और -5, जब मैं इन नंबरों को सम करा था ना, मैं सम करते 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 मिनिमम कहाँ तक जा पाया था, -5 तक जा पाया था, राइट। -5 पे जाना जबकि पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैं इस रेंज के बाहर नहीं जा सकता हूँ, राइट। तो मैंने जब नंबरों को सम करा तो मैंने देखा मेरे सम के अंदर ना सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो बनी है ना -1 बनी है। यानी कि अगर मैं किसी रेंज से स्टार्ट करूँगा, अगर -4 से स्टार्ट करूँगा, मैं नंबरों को ऐड करते 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 एक दिन मेरा सम बनेगा -1 और वो मेरे लोअर बाउंड से -1 स्टेप पीछे चला जाएगा। यानी कि वो -4 से यहाँ तक जा सकता है। मैं -4 को क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मुझे स्टार्ट करना चाहिए, पता है कहाँ से? -3 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं -3 से स्टार्ट करता हूँ, -3 के अंदर जब मैं डिफरेंस 3 को ऐड करूँगा, मतलब जब मैं डिफरेंस 3 को ऐड करूँगा तो मैं पहुँचूँगा अगला स्टेप 0 पे। जब मैं उसमें -4 को ऐड करूँगा तो वापस से पता है मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? -4 को ऐड करके -4 पे पहुँच जाऊँगा, यानी -4 के बियॉन्ड नहीं गया मैं। यानी कि मेरा बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए, राइट? क्योंकि मेरे सम के अंदर चलते-चलते -1 सबसे छोटा पॉसिबल सम बना था। इसी इसी तरह मेरा सबसे बड़ा पॉसिबल सम क्या बना? 5। अगर पता है मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मान लो मैं अपने नंबर को किसी ऐसे स्टेप से स्टार्ट करता हूँ जहाँ मैंने ऐड करते 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 एक दिन 1 पे पहुँच गया। 1 पे पहुँचने के बाद अगर मैं उसमें अब मैं 5 ऐड करूँ, जो कि मेरा मैक्सिमम पॉसिबल सम बना था, वो मेरे 5 को क्रॉस करके 6 पे पहुँच जाएगा, जो कि गलत है, राइट। मैं रेंज के बाहर चला गया, मुझे वहाँ जाना नहीं था। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? मुझे अपना मैक्सिमम सम ना किसी, मतलब मेरे को अपना पॉसिबल सम ऐसा रखना चाहिए कि वो हमेशा 0 पे आके एंड हो, और 0 पे जब मैं +5 करूँ ना तो वो इसी रेंज के अंदर रहे। यानी कि मेरा डिफरेंस रहना चाहिए इसके बीच में, 3 से लेके 0 के बीच में जो रेंज होगी मेरी, वो रेंज कहाँ होनी चाहिए? हमेशा स्टार्टिंग की। देखो मुझे मिनिमम पॉसिबल रेंज निकालनी है और मैक्सिमम पॉसिबल रेंज निकालनी है, क्योंकि अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं 0 से स्टार्ट करके ऐड करते 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 कहाँ तक जा सकता हूँ? मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ -1 तक। तो अगर सबसे छोटी वैल्यू -1 आ रही है तो -3 में जब -1 ऐड करूँ तो -4 के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा, -4 पे आके रुक रहा हूँ। और अगर -3 में मैक्सिमम पॉसिबल सम जो अब तक मेरा बना था वो था 5, अगर मैं 5 को ऐड करता हूँ तो भी मैं 5 को क्रॉस नहीं कर रहा। और सेम फॉर 0, 0 के अंदर -1 ऐड करके मैं लोअर बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, 0 के अंदर अपर बाउंड्री यानी जो 5 है उसको ऐड करके भी अपर बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे जो नंबर बनेंगे ना वो इन दोनों का इंक्लूसिव बनेगा, इन दोनों का इंक्लूसिव बनेगा, जो कि होता है 0 -3 -3 +1। तो कितना हो गया? इंक्लूसिव क्यों बोला? बिकॉज ए से लेके बी के अंदर टोटल कितने नंबर आते हैं अगर आपको पता लगाना हो तो कैसे पता लगाओगे? b-a+1। तो 0 -3, जस्ट अ मिनट, ये टैब है ना, तो यहाँ पे 0 -3 +1 ये हो जाएगा आपका 4। टोटल आपके 4 पॉसिबल एरे बनाए जा सकते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक बनाया जा सकता है मुझे ये भी पता है। मैं -3 से लेकर स्टार्ट करूँगा, -3 के अंदर डिफरेंस ऐड करते रहो, और मैं एंड कहाँ पे करूँगा? उसको 0 के ऊपर एंड करूँगा। तो इसके थ्रू मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे एरे कौन कौन से हो सकते हैं। मैं सारे एरे भी निकाल सकता हूँ इसके थ्रू, और मुझे मेरी रेंज भी पता है। सेम हर प्रोग्राम के लिए काम करेगा। देखो अब आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसको दोबारा देखो, ऊपर वाले एग्जाम्पल दोबारा चलते हैं। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या निकल कर आई थी? इस वाले वैल्यू को ध्यान से देखते हैं, 1 से लेकर 6। तो वही अपनी नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी, मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक एरे रखना है। मुझे पता है कि मैं 1 से लेकर 6 जा सकता हूँ। मेरी जर्नी के अंदर मैं -3 तक गया था। मेरा जो सम बना था ना, कितना बना था यहाँ पे नहीं है, मेरा जर्नी में माइनस जो सम बना था, और जब मैं सम करते जा रहा था नंबरों को तो मेरा -2 सबसे छोटा पॉसिबल सम बना था। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ ना तो एक दिन मेरा सम जब -2 बनेगा तो मैं इसको क्रॉस करके -1 पे पहुँच जाऊँगा, राइट, जो कि गलत है। 0 से स्टार्ट करूँगा तो भी मैं गलत पहुँच रहा हूँ, मतलब 0 से स्टार्ट करूँ तो -2 पे पहुँच रहा हूँ, 1 से स्टार्ट करूँ तो -1 पे पहुँच रहा हूँ, 2 से स्टार्ट करूँ तो 0 पे पहुँच रहा हूँ, यानी 2 से भी स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे स्टार्ट करना चाहिए 3 से। 3 से स्टार्ट करके जब -2 ऐड करता हूँ उसके अंदर तो मेरी वैल्यू बनती है कितनी? 1। और सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या बनी थी सम के अंदर? 2 बनी थी। अब मैं 3 में जब 2 ऐड करता हूँ तो भी मैं रेंज के अंदर हूँ। अब मुझे अगला रेंज देखना है, अगर मैं 4 में 2 ऐड करता हूँ तो भी रेंज के अंदर हूँ, पर 5 में जब 2 ऐड करता हूँ तो रेंज के अंदर नहीं हूँ।
यानी कि मैं 4 तक जा सकता हूँ। अब मुझे ना ये पॉसिबल वैल्यू लेकर आनी है। अगर ये वैल्यूज़ निकाल दी ना मैंने तो सारा काम बन जाएगा। ये वैल्यूज़ निकालने के लिए देखो बहुत सिंपल सा तरीका लेकर आते हैं कि ये वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। ये वाला एग्जांपल देखना जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो मेरी रेंज दे रखी है, ये रेंज लेकर आ रही है ना मुझे, तो इतना और इतना मुझे माइनस करना है, राइट। तो सिंपल से लिखते हैं अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर माइनस में मैक्स, जो मैक्स सम बना है मेरा जर्नी के अंदर, माइनस में मिन सम। इन दोनों को माइनस करते हैं तो मेरे को वैल्यू हमेशा यही मिलेगी, जैसे कि 6 - 1, 6 - 1 माइनस ऑफ मैक्स माइनस मिन, 6 माइनस, इसको मतलब और मैं एलिगेंट वे में लिखता हूँ थोड़ा ढंग से ताकि और अच्छे समझ में आए। अपर माइनस मैक्स सबसे बड़े नंबर से कितना पीछे माइनस में, लोअर माइनस ऑफ मिन, लोअर माइनस ऑफ मिन। अपर की वैल्यू थी 6 और मैक्सिमम सम बना था मेरा यहाँ पर 2, माइनस में लोअर की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, वो आई थी 1, माइनस में सबसे छोटी पॉसिबल बनी थी वैल्यू बनी थी मेरी -2, तो ये बनता है मेरा 4 - 3, 4 - 3 इंक्लूसिव चाहिए तो इसके अंदर जो भी आंसर आएगा उसमें बाद में हम +1 कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आई, 4 - 3 की वैल्यू आती है 1 और 1 + 1, क्योंकि मुझे इंक्लूसिव रखना है। तो ये रेंज बनती है मेरी, पीछे से कितना, मतलब मैक्सिमम मेरे पीछे से कितना आगे होना चाहिए और मिनिमम उससे कितना आगे की ओर होना चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो बस मुझे इसी फॉर्मूले को कोड करना है। ये इस वाले के अंदर भी वैलिड है, देख लो, इस वाले के अंदर वैलिड है, इस वाले के अंदर कैसे वैलिड हो जाएगा। ये जो नंबर लाइन निकल कर आई है, इस नंबर लाइन पे देखते हैं। अपर वैल्यू है 5, 5 - 5 माइनस ऑफ, ये हो गया मेरा अपर माइनस मैक्स माइनस में लोअर माइनस मिन। लोअर वैल्यू निकल कर आई है मेरे पास -4 माइनस ऑफ सबसे छोटी वैल्यू आई थी -1, तो 0 माइनस ऑफ -4 + 1 जो कि होता है 0 - 3, ये हो गया मेरा 3 + 1, बाद में आता है 4। तो 4 पॉसिबल एरे बन सकते हैं इसके, 4 पॉसिबल एरे बनाए जा सकते हैं। 0 माइनस ऑफ -3, ये तरीका है। तो अपर में से मैक्स को क्यों माइनस करा, ताकि इसमें से ना मैं ये वाला डिफरेंस माइनस कर दूं, ये रेंज। अब इसको ना डायग्राम तरह समझो मैंने क्या करा है इसमें से, इसको डायग्राम तरह समझते हैं। मुझे ये रेंज पता थी, है ना, ये मेरी अपर है, ये मेरी लोअर है, मतलब फॉर्मूला कैसे बना है इस पर भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये लोअर है, ये अपर है, और यहाँ तक मुझे जाना था, यहाँ तक मुझे जाना था। तो मेरा सम आया था करते करते यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर मुझे इस वाले पॉइंट तक पहुँचना है। तो ये कुछ मेरी वैल्यू निकल कर आ रही है, तो मैं एक्स कह लेता हूँ, इसको मैं वाई कह लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस वाले रेंज में से ना, मैंने एक्चुअल में इस वाले पर्टिकुलर डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करा है और इस वाले पर्टिकुलर एरे को सब्ट्रैक्ट करा है। इन दोनों सेगमेंट को बेसिकली अपर में से लोअर माइनस करा तो मुझे ये सारे नंबर मिल गए। इसके बीच में टोटल कितने नंबर बिलोंग करते हैं, उन नंबरों में से मैंने किसको माइनस कर दिया, ये वाई से लेकर एक्स के बीच में जो नंबर आते हैं उन नंबरों को मैंने माइनस कर दिया। तो अपर में से जब मैं वाई को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो अपर में से, अपर मतलब ये था, उसमें जब मैं मैक्स को माइनस करता हूँ ना तो मैक्स वैल्यू मेरी यहाँ बिलोंग कर रही थी, राइट। इसको माइनस जब मैं करता हूँ तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाती है। तो मुझे ये नंबर सेगमेंट मिल गया यहाँ पर आकर। और फिर लोअर में से क्या करा, लोअर में से भी मैंने सेम काम करा माइनस करके, जिससे मुझे रेंज पता लगी कि वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। अब इसको कोड कर लेते हैं, तो कोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिन इक्वल टू 0, मैक्स इक्वल टू 0। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और कंफर्म कर लेनी चाहिए,
ठीक है, मतलब नंबर मेरा आउट ऑफ रेंज जा सकता है, नहीं जा सकता वैसे तो, नहीं जाना चाहिए। लोअर अपर 10⁵ के बीच में है तो डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं जाएगा, इंटीजर के रेंज में ही रहना चाहिए। मिन मैक्स और सम ज़ीरो, फोर लूप चलाते रहो, एलिमेंट डिफरेंस आप सम के अंदर ऐड करते रहो एलिमेंट, और मिन के थ्रू मैं निकालता रहूँगा मैथ डॉट मिन ऑफ सम कॉमा मिन, और इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ अपना मैक्स। और ये बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो नंबर है, अगर मान लो मेरे इस सेगमेंट के बियॉन्ड चला गया, मतलब ये जो मैंने लोअर और अपर माना था, और ये जो रेंज है, अगर ये रेंज यहाँ और यहाँ शिफ्ट हो गई तो आंसर आ ही नहीं सकता, तब तो आंसर आ ही नहीं सकता है, राइट। तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं आंसर नहीं ला पाऊंगा। तो मैं इसको चेक कैसे करने वाला हूँ, इसको बहुत ईजिली चेक कर लेंगे। जीरो आंसर आने वाला है ना इस सिनेरियो के अंदर, तो इसको चेक करने के लिए मुझे लिखना चाहिए रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ, या तो ज़ीरो रिटर्न होगा या फिर क्या रिटर्न होगा, जो मुझे अपर रेंज दे रखी है माइनस में मैक्स, माइनस में जो मुझे लोअर रेंज दे रखी है माइनस में मिन। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेने पर, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एलिगेंट वे में लिखने जाओगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपर माइनस लोअर माइनस ऑफ मैक्स माइनस में मिन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये रेंज अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो भी मेरा आंसर नहीं आ सकता, तो आंसर रिटर्न क्या करेंगे, उस टाइम पे हम ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। ये दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जाना चाहिए ये, क्योंकि जो कोड है उसमें कभी भी सम लॉन्ग में तो नहीं जाएगा। ये देखते हैं, 1 - 2 सम मैक्स एक्स डिफरेंस 10⁵ टाइम्स जा तो सकता है लॉन्ग के अंदर। ये आंसर नेगेटिव क्यों आया है, ओह +1 नहीं करा, वैसे ही आउट ऑफ बाउंड जाएगा अभी। इसमें और लॉन्ग लॉन्ग वाला एरर आने वाला है इसके अंदर, अभी आएगा, आ गया। ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं, लॉन्ग वाला एरर क्यों आया इसके अंदर, तो प्रेडिक्टेड था, क्योंकि टोटल नंबर है 10⁵5, और ये जो नंबर है ना डिफरेंस, वो कितना दे रखा है 10⁵। अगर 10⁵5 को 10⁵ टाइम्स अगर ऐड करोगे तो आपका नंबर किस में चला जाएगा, लॉन्ग में चला जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना चाहिए यहाँ पर, लॉन्ग लेना चाहिए। तो ये सब कुछ हटाओ, इसको लॉन्ग करो, ये ज़ीरो एल में रखो, और जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो इंटीजर कर लेना इसको, तो कुछ नहीं होगा, हो गया पास। तो ये था हमारा एक्यूरेट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो, या कुछ ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट में बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी हमें बताइए, ताकि हमें मतलब मोटिवेशन मिले इस टाइप की और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे कोडर्स, रमेश कुमार दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग, एंड आज हम लीड कोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट 70 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए हाईएस्ट रैंक्ड आइटम विद इन अ प्राइस रेंज। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं वाइट बोर्ड पे लेकर आ गया हूँ, एंड इस क्वेश्चन में समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड इस क्वेश्चन को ना मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब जो इसकी लैंग्वेज है उसको काफ़ी ईजी वे में समझते हैं कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। देखो, आपको ना एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, मैट्रिक्स के अंदर कहीं पर ज़ीरो है, कहीं पर 1 है, और कहीं पे ना कुछ एक्स नंबर है। ठीक है, ज़ीरो का मतलब है कि वो जो सेल है ना वो ब्लॉक्ड है, आप उसके ऊपर नहीं ट्रैवल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ज़ीरो रिप्रेजेंट अ वॉल डेट कैन नॉट पास थ्रू, मतलब वो ब्लॉक्ड सेल है, आप उसके ऊपर जा ही नहीं सकते हो। 1 रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेल डेट कैन फ्रीली मूव टू एंड फ्रॉम, आप उससे कहीं भी जा सकते हो। और इसके अलावा कोई वैल्यू होगी ना, इसका मतलब वहाँ पे कुछ प्राइस रेंज गिवन है।
अब इस क्वेश्चन को ना आप इस तरीके से समझो कि ना एक शॉपिंग मॉल सा है जहाँ पर आपको ना कुछ सामान खरीदने के लिए मैंने भेजा है। अब ऑफ कोर्स एक शॉपिंग मॉल है तो वहाँ पर ऐसा होगा, आपका कुछ बजट होगा, आपको कुछ प्राइस रेंज दिया जाएगा कि मैं इसी प्राइस रेंज के अंदर चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने आपको प्राइस रेंज दे दिया जैसे कि लेफ़्ट टू राइट, या फिर आप ऐसे कह लो जो मेरा अमाउंट है, लेफ़्ट अमाउंट टू राइट अमाउंट तक का मैंने एक प्राइस रेंज दे दिया। या मेरा यही बजट है, इतने से लेकर मतलब मिनिमम मैं इतने का तो सामान खरीद के ही आने वाला हूँ, या फिर मैक्सिमम इतना ही जा सकता हूँ मैं, ठीक है, कुछ ऐसा समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप शॉपिंग मॉल में जाओगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, आप हर जगह पे पहुँचोगे तो आपको ना फिर मैंने कुछ के आइटम खरीदने के लिए बोला है। मैंने आपको बोला कि आपके पास एक के वैल्यू है, आपको ना मैक्स टू मैक्स आप इतने ही सामान खरीद सकते हो या इससे कम खरीद सकते हो। ओके, तो के आइटम खरीद सकते हो, के या के से कम खरीदना है आपको। और आपको बताना है, अब आपको के और के से कम आइटम खरीदना है, बट यहाँ पे ना कंडीशन डाल दिया है कि आप जब कुछ खरीदने जाओगे तो मैं आपको ना शॉपिंग मॉल के अंदर ना किसी एक पॉइंट का एंट्री पॉइंट दूंगा कि यार इस वाले पॉइंट से आप एंट्री ले सकते हो। ठीक। अब जिस दुकान में आप पहुंचोगे, अगर आप वहां पे सबसे पहले पहुंच गए, ठीक है, अगर विद इन अ प्राइस रेंज उस दुकान पे पहुंचते हो और वहां पे कुछ सामान ऐसा रखा है जो प्राइस रेंज के अंदर आता है तो आप उसको बाय कर लो। ओके। एंड अगर वो सबसे शॉर्टेस्ट है ना आपका डिस्टेंस आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो आपके लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला सामान हो गया। अब मान लेते हैं के की वैल्यू 2 या 3 है, जैसे 3 है तो आप किसी दूसरी दुकान में जाते हो, किसी दूसरे शॉप में जाते हो, वहाँ पे देखते हो कि यार ये वाला ना मेरे डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर है, पहले डिस्टेंस से कंपेरिजन में थोड़ा सा दूर है बट बजट के अंदर है, तो मैं इसे खरीद लूँगा। तो इस तरीके से मैं हर दुकान पे जाता हूँ, कुछ ना कुछ आइटम मैं पिक करता रहता हूँ। तो यहाँ पे ना प्रायोरिटी कैसे डिफाइन की गई है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा स्टार्टिंग पॉइंट से उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर जिसका प्राइस कम होगा नहीं जो सस्ता होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, या जिसका रो नंबर छोटा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, कॉलम नंबर छोटा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो पता है इससे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या यूज़ करना है, प्रायोरिटी क्यों यूज़ करना है। यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मुझे अपने कोड के अंदर प्रायोरिटी को यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए ठीक है। टूल यहाँ तक समझ में आता है। ओके, ये टेस्ट केस रब नहीं करना, मैंने टेस्ट केस को थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर दिया है। और मुझे बताना है रिटर्न द के हाईएस्ट रैंक्ड आइटम विद इन द प्राइस रेंज सॉर्टेड बाय द रैंक। रैंक के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो रैंक ना इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, पहले डिस्टेंस फिर प्राइस फिर रो फिर कॉलम। ठीक है। तो ना मैं एक पेयर बना रहा हूँ, पेयर में रख क्या क्या रहा हूँ मैं, पेयर के अंदर मैं रख रहा हूँ डिस्टेंस, प्राइस, उसका रो, उसका कॉलम, ये चीज़ें रख रहा हूँ। अब देखो प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, 0,0। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट डाला सबसे पहले डिस्टेंस 0, प्राइस उसका कुछ भी नहीं है क्योंकि प्राइस तो 0 ही रहेगा हमेशा। क्योंकि वैसे भी 1 है तो उसका प्राइस मैं 0 डालने वाला हूँ। एंड 0 के बाद यहाँ पे वैल्यू कैसे डाल देंगे हम, आर सी की वैल्यू डाल देते हैं। वैसे ना स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इन्हें एक चीज़ और बतानी चाहिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट में उन्होंने एक बात क्लियर नहीं करी है क्वेश्चन के अंदर, क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसी ऐसी वैल्यू से स्टार्ट हो जाए जो मैं पहले खरीद सकता हूँ, यानी उस अमाउंट को मैं पहले से पिक कर सकता हूँ, वो तो मेरा बहुत रेलेवेंट हो जाएगा। तो उन्होंने बताया नहीं है, तो फिर भी हम अपने कोड के अंदर इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि अगर जो प्राइस है ना यहाँ पर रखा हुआ प्राइस है, अगर ये प्राइस मेरे विद इन द रेंज आता है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रखी होगी। वैसे एक बात कंफर्म है, हम इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे, इसके लिए मुझे इसका कंस्टेंट देखना होगा। कंस्टेंट के अंदर देखते हैं प्राइस की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर सकती है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। कंस्टेंट के अंदर प्राइस की जो वैल्यू है, लोअर हाई की वैल्यू 2 के ऊपर ही रहने वाली है। हाँ तो हो गया सॉर्टेड। अब देखो कैसे सॉर्टेड हो गया, मैं आते ही ना प्राइस यहाँ पे 1 डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो प्राइस की रेंज है ना उसके रेंज के अंदर तो आने से रहा, तो इसके बाद सारे केस हैंडल हो जाएंगे कि इन केस अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट किसी ऐसे पॉइंट से स्टार्ट कर दिया गया जहाँ पर वैल्यू कुछ और होगी, 1 के अलावा कुछ और होती, 3 या 5 होता, लेट से यहाँ पे मेरी वैल्यू होती 3, तो मेरे लिए सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस यही होता भाई, 0 डिस्टेंस पे मुझे 3 वैल्यू पिक करने को मिल गया, तो ये तो मेरा एक आंसर बन जाता ना। इसी वजह से मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 1 को मैंने पुट कर दिया। अगला एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर, अगला एलिमेंट मैं पिक करता हूँ रो, रो इसका 0 है, कॉलम इसका 0 है, तो ये है मेरी वैल्यू 1। इसको मैंने रिमूव करा। अब मैं अपने सारे नेबर डालता हूँ, मेरे 2 नेबर हैं, राइट, क्यों में 2 नेबर होंगे, चारों डायरेक्शन मूव करूंगा मैं। अब 2 नेबर में ना एक नेबर 1 है एक नेबर 0 है, 0 पे मैं जा नहीं सकता तो 1 पे जाता हूँ मैं। डिस्टेंस कितना, 1 के साथ, प्राइस 1, कॉलम 0 1, ये मेरा एलिमेंट 2 है, इसको मैंने रिमूव करा तो 0 1
2 3 0 1 2 3। अब इसे रिमूव करा। इसके बाद मैंने फिर किसको डाला, इसके बाद मैंने डाल दिया डिस्टेंस 2 के साथ, प्राइस 1 के साथ, 0,2 के साथ एक और एलिमेंट डाल दिया इंडेक्स, और थर्ड एलिमेंट डाला इस वाले एलिमेंट को। अब ये भी मेरे रेलिवेंट नहीं है, इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करेंगे तो अब मैं किस किस को डालूंगा, मैं दो लोगों को डालूंगा। मैं सबसे पहले डालता हूँ डिस्टेंस 3 के साथ वैल्यू 1, 0,1,2 के साथ एक वैल्यू डाली, और एक और वैल्यू डाल दी यहाँ पर, एक वैल्यू और डाल दी हमने डिस्टेंस 3, प्राइस 7, वैल्यू है 0,3। एक ही एलिमेंट डलेगा 7 वाला। पर इन दोनों में पहले कौन रिमूव होगा, ये 4 वाला पहले रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये इस पर नंबर क्या लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ये बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्यू में से किस ऑर्डर में से कौन सा सेल बाहर आएगा। तो ये वाला एलिमेंट अब मेरा बाहर आया। अब इसने किसको डाल दिया, इसने डाला होगा 1 वाले ने 1,2 ने डाला होगा इन दोनों एलिमेंट को, इन दोनों 4 को डाल देगा। अब वैल्यू डलेगी यहाँ पर डिस्टेंस 4 के साथ, वैल्यू प्राइस 4, 1,3, और डिस्टेंस 4 के साथ 2,2, 2,2 डाल दिया। कोई भी पहले बाहर निकल सकता है, क्योंकि इसमें ना अब डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए, डिस्टेंस के हिसाब से 3 सबसे छोटा एलिमेंट है। मैं 3 को पहले बाहर निकालूंगा 5th नंबर पे, क्योंकि पहले डिस्टेंस को ही हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो डिस्टेंस पहले बाहर निकलता है, 3 वाला एलिमेंट बाहर निकलता है। बट ये प्राइस मेरे लिए रेलिवेंट है ही नहीं, क्योंकि मेरे को प्राइस की रेंज दे रखी है 2 से 3। मेरा बजट ही 2 से लेकर 3 रुपये तक का है, 2 रुपये से लेकर 3 रुपये तक का सामान खरीद सकता हूँ, और ये बजट में आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो मैंने अब इसको जैसे रिमूव करा 5 वाले को, तो अब ये 7 वाला ना इस एलिमेंट को नहीं डाल सकता है। इसके लिए ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा विजिटेड। एक विजिटेड रखूंगा जिससे मुझे पता लग जाए कि मैं कौन कौन से एलिमेंट को ऑलरेडी क्यू के अंदर, यानी प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुट कर चुका हूँ। तो इस काम को करने के लिए हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि इस काम को करने के लिए हमें रखना पड़ेगा एक विजिटेड का एरे। तो मैं एक विजिटेड का एरे बना लेता हूँ। एक विजिटेड का एरे बनाएंगे, एंड उसके अंदर जिस जिस एलिमेंट को मैं पुट करता जा रहा हूँ ना, उसको मैं ट्रू मार्क करता रहूँगा। यानी जिस एलिमेंट को भी मैंने प्रायोरिटी क्यू में पुट कर दिया, उसको कर देंगे हम ट्रू मार्क। ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, देखो ये ट्रू मार्क हो जाएगा, ये ट्रू मार्क हो गया, ये ट्रू मार्क, ये ट्रू मार्क, ये ट्रू मार्क, ये ट्रू मार्क, ये ट्रू मार्क। अब तक मैंने इतने एलिमेंट्स ही डाले हैं। अब अगला एलिमेंट कौन निकलता है, अब देखो दोनों ही 4 है। अगर मेरे दोनों के डिस्टेंस सेम हो जाते हैं तो मैं प्रायोरिटी दूंगा प्राइस को। प्राइस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम, प्राइस भी सेम, तो अगली प्रायोरिटी दी जाएगी रो को। किसका रो नंबर छोटा है, इसका छोटा है 1,3 का। तो 6 नंबर पे ये निकलेगा, 1,3 पे ये वाला एलिमेंट निकलता है। अब ये किसे डाल देगा, 5 को डालेगा और 1 को डालेगा। बट 1 तो पहले से ही ट्रू मार्क है तो डाल नहीं सकता, मैं 5 वाले को डालने जा रहा हूँ, ट्रू मार्क करेंगे और इसको डालते हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर। प्राइस कितना, डिस्टेंस हो गया इसके लिए 5, प्राइस हो जाएगा 5, और वैल्यू हो जाएगी 2,3। अब बाहर कौन निकलेगा इसके बाद, इसके बाहर निकलेगा जिसका डिस्टेंस छोटा है, नहीं ये वाला निकलेगा 7 नंबर पे। इसको निकाला हमने 4 को, एंड ये 4 वाला किसको डालेगा, 4 वाला डाल देगा 3 को और 6 को। तो प्रायोरिटी क्यू में हमने डाला डिस्टेंस 5 के साथ, प्राइस 3, वैल्यू 2,1। ठीक है, अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू में से क्या निकला, और साथ में 6 भी इंसर्ट होगा। डिस्टेंस 5, प्राइस 6, 3,2। अब देखो जिसको भी आपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करा उसको ट्रू मार्क कर लो। अब मैंने इसे निकाला 8 पोजीशन पे, 8th नंबर पे ये निकलेगा। क्योंकि ये मेरे प्राइस रेंज के अंदर आता है तो ये मेरा एक वैलिड आंसर है। तो मैं इस वैल्यू को आंसर का पार्ट बना लेता हूँ, 2,1 मेरे आंसर का पार्ट बनेगा। यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ आंसर। ठीक है, और ये 2,1 किस किस को डाल देगा, जैसे ही निकला ये डालेगा, अगला एलिमेंट डाल देगा डिस्टेंस 6 के साथ, डिस्टेंस 6 के साथ, प्राइस 2, 2,0, और किसी को नहीं डाल पाएगा। जिसको हमने इंसर्ट करा उसे ट्रू मार्क कर लो। अब देखते हैं कौन बाहर निकलेगा। अब निकलेगा बाहर, अब देखो सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, तो डिस्टेंस सबसे छोटा है 5। ठीक है, अब 2 5 डिस्टेंस वाले लोग हैं तो मैं प्राइस को प्रायोरिटी दूंगा। प्राइस किसका कम है, 5 इस वाले का कम है, 2,3 वाले का प्राइस कम है। तो इसको बाहर निकालोगे आप 9th नंबर पे।
इसको बाहर निकाला मैंने 9 नंबर, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होता है तो आप प्रायोरिटी दोगे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जब डिस्टेंस सेम होता है तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है, इसको बाहर निकाला मैंने। ये भी छुप गया था फोटो के पीछे। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो आप प्रायोरिटी देते हो इस वाले को, क्योंकि डिस्टेंस इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, प्राइस इसका 6 है, इसका 5 है, तो प्राइस को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस वाले को निकाला, 2,3 वाला एलिमेंट बाहर निकलता है, एंड 2,3 जिसको मैंने यहाँ से रिमूव करा वो डालेगा 2,2 को डालना चाहता है, पर 2,2 ऑलरेडी ट्रू मार्क है, तो डाल देगा 3,3 वाले एलिमेंट को इसमें इंसर्ट कर देगा। तो अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस 6 के साथ, प्राइस 4 के साथ 3,3 को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कौन बाहर निकलेगा। अगला एलिमेंट बाहर निकला, ये मेरे रेलिवेंट है नहीं क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। तो अब निकला ये 5,6 वाला 10th नंबर पे, बट ये भी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि 3,2 वाला एलिमेंट अब किसी को वैसे भी नहीं इंसर्ट कर सकता, क्योंकि सब ट्रू मार्क्ड है, बट ये मेरे रेलिवेंट भी नहीं है, तो किसी को इंसर्ट नहीं कर पाएगा ये। अगला एलिमेंट निकलता है, दोनों का डिस्टेंस 6 है, प्राइस 2 वाले का कम है, तो ये एलिमेंट निकलेगा बाहर 11th नंबर पे, और ये मेरे रेलिवेंट भी है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है, जो उसका प्राइस है, विद इन द रेंज है। तो 2,0 मेरे लिए एक वैलिड आंसर हो गया। ये किसी को डाल पाएगा? नहीं, ये किसी को नहीं डाल पाएगा। अब लास्ट में निकलता है 12th नंबर पे 6,4, मतलब 6 डिस्टेंस 4 प्राइस के साथ 3,3 वाला एलिमेंट, ये भी किसी को नहीं डाल पाएगा और मेरे रेलिवेंट भी नहीं है। तो मेरा आंसर बना ये, और इसका आंसर भी यही आने वाला था। ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा था, बट उस एक्स्ट्रा ऐड से आंसर को कोई इफेक्ट नहीं आता, तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको ऐड किया था। अब इसी चीज़ को मैं कोड में समझाता हूँ, और आपको ना ये चीज़ दिख भी जाएगी। ये जो ये चीज़ है, इसका मैं पीडीएफ फॉर्मेट आपको एक गिटहब प्रोफाइल है मेरी, गिटहब प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इसका कोड और जो भी यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको दिख जाए, वो आप एक्सेस कर पाओ। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। कोड में कन्वर्ट करने के लिए चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें इसके अंदर एक क्लास बनानी पड़ेगी, तो ऑफ कोर्स क्लास प्राइवेट होनी चाहिए, क्लास पेयर। और इस प्राइवेट क्लास के अंदर मुझे क्या क्या रखना होगा, डिस्टेंस, एंड वैसे प्राइस रखने की ज़रूरत नहीं होती है, इवन डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिना क्लास के भी करा जा सकता है। तो एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसके अंदर बिना क्लास बनाए काम कर दूंगा, बस प्रायोरिटी क्यू के अंदर मुझे एक इंटीजर रखने की ज़रूरत है, उस एक इंटीजर का यूज़ करके हम बाकी सब कुछ फिगर आउट भी कर सकते हैं। फिर भी अभी के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्लास के अंदर सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ताकि हमको ईजिली समझ में आ जाए। तो प्राइस रखना होगा इसके लिए, प्राइस 0, रो 0, कॉलम 0, एंड एक फंक्शन बना लेते हैं इसका, पेयर का बना लेंगे हम कंस्ट्रक्टर। डिस्टेंस, प्राइस, रो, कॉलम, इसको रो को कॉलम लिख लेते हैं, प्रॉपर लिख लेते हैं, रो कॉलम, दिस डॉट डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, दिस डॉट रो इक्वल टू रो, एंड दिस डॉट कॉलम इक्वल टू कॉलम। अब मुझे अपने इस पेयर क्लास को बताना पड़ेगा कि अपने आप को ना किस तरीके से प्रायोरिटाइज करेगा, मतलब ये जो कंपेरेटर, ये जो क्लास है, ये अपने आप को किस तरीके से कंपेयर करेगा। इसके लिए मुझे कंपेरेबल फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल पेयर। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करा है कंपेरेबल, तो मुझे लिखना पड़ेगा पब्लिक इंट
इंट के साथ, रिटर्न टाइप इसका इंट हो जाएगा, कंपेयर टू, और एक पेयर पास करेंगे इसके अंदर हम, पेयर दर के नाम से। तो इफ दिस डॉट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू अदर डॉट डिस्टेंस, रिटर्न दिस डॉट डिस्टेंस माइनस अदर डॉट डिस्टेंस। एल्स इफ यहाँ पर हो जाएगा दिस डॉट प्राइस माइनस अदर डॉट प्राइस, रिटर्न दिस डॉट प्राइस माइनस अदर डॉट प्राइस इफ प्राइस आर नॉट इक्वल। ऐसा करने पर ये करेंगे हम, एल्स if this dot row is not equal to other dot row, return this dot row minus other dot row, else other dot column minus this dot column। तो हमने इसका कंपेयर टू फंक्शन भी लिख दिया। अब ये जो क्लास हमने बनाई है, ये क्लास कैपेबल है अपने आप को किसी दूसरी क्लास के साथ, मतलब जो सेम टाइप की क्लास होगी पेयर, उन दोनों के बीच में कंपेयर करा जा सकता है। पहले डिस्टेंस पे कंपेयर करेगा, फिर प्राइस पे, फिर रो पे, एंड देन कॉलम पे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आया हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे करना क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे बनाना चाहिए प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर, ई क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। बाकी इसमें और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं, प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट कर लिया। एंड मुझे यहाँ पर एन चाहिए होगा, एन मुझे बता देगा मेरे पास कितने रोज हैं। ग्रिड डॉट लेंथ, फिर एन चाहिए होगा, ग्रिड ज़ीरो डॉट लेंथ। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा स्टार्ट पॉइंट, स्टार्टिंग रो हो जाएगा स्टार्ट ऑफ ज़ीरो, स्टार्टिंग कॉलम हो जाएगा स्टार्ट ऑफ वन, लेफ्ट रेंज, लेफ्ट रेंज होगा मेरे लिए प्राइसिंग ऑफ ज़ीरो, और राइट रेंज हो जाएगा मेरे लिए प्राइसिंग ऑफ वन। मुझे एक बूलियन का विजिटेड बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, विजिटेड इक्वल टू न्यू बूलियन एन क्रॉस एम। एक डायरेक्शन का एरे बना लेता हूँ, ये डायरेक्शन का एरे बताएगा कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। 1,0 -1,0 0,1 0,-1। ये हो गया मेरे लिए डायरेक्शन का एरे। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर देंगे हम एक पेयर जिसमें डिस्टेंस होगा ज़ीरो, प्राइस हो जाएगा ग्रेड ऑफ, जैसे कि मैंने डिस्कस करा था ड्राई रन के अंदर भी, SRSC। रो होगा हमारे लिए स्टार्टिंग रो, और ये हो जाएगा मेरे लिए स्टार्टिंग कॉलम। अब क्योंकि मैं किसी पेयर को प्रायोरिटी क्यू में डाल रहा हूँ, तो उस पेयर को मैं ट्रू मार्क करके डालूंगा। यही तो तरीका था डाइस्ट्रा एल्गोरिथम चलाने का। तो डाइस्ट्रा ही तरीके का, या फिर BFS भी आप कह सकते हो, जिसके अंदर क्यू की जगह मैंने उस प्रायोरिटी क्यू से रिप्लेस कर दिया है। तो स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम को आप ट्रू मार्क कर लो। जस्ट अपने ये रेड क्यों दिखा रहा है। प्रायोरिटी क्यू ऑफ न्यू पेयर ज़ीरो ग्रिड SRSC लेफ्ट रेंज
ये एरर आ रहा है, दिस टाइप ऑफ जावा util dot abstract collection cannot be resolved, it is indirectly referenced from a required dot class file. int distance, int price, int row, int column, डिस्टेंस प्राइस रो कॉलम बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी है, कैसे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, जस्ट मैं एक चेक लगा रहा हूँ मैं, एक कुछ और प्रॉब्लम है। कंपाइल करेंगे तो पता लग जाएगा। चलो अभी आगे चलते हैं। फाइल, बिकॉज सिंटेक्स वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पी क्यू डॉट साइज, जब तक ज़ीरो नहीं होता तो आप क्या करो, पेयर में से रिमूव पेयर निकालो, जो कि होगा पी क्यू डॉट रिमूव, एंड अपने सभी नेबर की तरफ हम मूव करेंगे। मेरे कितने नेबर हो सकते हैं, डी इज इक्वल टू डायरेक्शन ना आर बना लेता हूँ, जो कि होगा मेरे लिए रिमूव पेयर का रो प्लस में डायरेक्शन ऑफ ज़ीरो, एंड कॉलम बना लेंगे जो कि हो जाएगा रिमूव पेयर का कॉलम प्लस में डी ऑफ वन। अब ये जो मेरा अपकमिंग रो कॉलम है, मतलब मैं जिस वाले पॉइंट पे जाने वाला हूँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं किसी वर्टेक्स को निकालता हूँ तो मैं इन चार जगह पे ट्रैवल कर सकता हूँ, राइट। इनमें जहाँ पे ट्रू मार्क्ड है वहाँ पे नहीं जाना, या फिर कोई ब्लॉक्ड सेल है तो वहाँ पे नहीं जाना, और प्लस मैं जहाँ जा रहा हूँ वो सेल कैसा होना चाहिए, वो एक वैलिड जगह होनी चाहिए। इसके लिए मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ये जो आर आया है, एक तो ये जीरो से बड़ा हो, और ये सी जो आया है ये भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, एंड आर की वैल्यू एन से छोटी हो एंड सी की वैल्यू एम से छोटी हो। और ग्रिड के अंदर अगर ये वैलिड जगह है तो ग्रिड के अंदर वहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू पड़ी होनी चाहिए, या फिर यूँ कह लो जीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। एंड विजिटेड के अंदर वो जगह कैसी होनी चाहिए, फॉल्स मार्क्ड होनी चाहिए, तभी मैं वहाँ पे जा पाऊँगा। तो प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड कर दो इसको, न्यू पेयर, डिस्टेंस कितना डालोगे इसके अंदर, वही रिमूव पेयर डॉट डिस्टेंस प्लस वन। प्राइस हो जाएगा आपके लिए ये जो हमने ग्रिड बनाया है इसका आर सी से प्राइस उठा लो, रो हो जाएगा इसके अंदर आर, और ये हो जाएगा इसके अंदर सी। ये इसकी टोटल वैल्यू हो गई। चलते हैं अब आगे की ओर। तो चीज़ें कट करके ये सबसे ऊपर रखना चाहिए मुझे। आती सबसे पहले सारी वैल्यू निकाल ली, ग्रिड एन एम निकाल लिया, एस आर निकाल लिया, एस सी निकाल लिया, लेफ्ट रेंज राइट रेंज, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे एरर नहीं दे रही, यहाँ पे क्यों एरर दे रही है। क्यू डॉट ऐड, और एरर है ये। इधर आते हैं, अब जिस पर आए हैं हम, विजिटेड ऑफ आर सी को मैं ट्रू मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ना मुझे अपना आंसर रिटर्न करना है, तो आंसर बना लेते हैं। आंसर हमारे लिए कैसा होगा, आंसर हो जाएगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब आंसर का पता कैसे लगेगा, जब भी आप किसी पेयर को निकालोगे आप चेक करोगे जो पेयर निकला है एक तो सबसे कम डिस्टेंस के साथ निकला होगा, अगर डिस्टेंस बराबर है तो कम प्राइस के साथ निकला होगा, अगर प्राइस भी बराबर है तो कम रो, अगर वो भी बराबर है तो कम कॉलम के साथ निकला होगा। तो यहाँ पे आके मुझे क्या चेक करना चाहिए, रिमूव पेयर डॉट प्राइस क्या लेफ्ट रेंज से बड़ा है, अगर ऐसा है, और रिमूव पेयर डॉट प्राइस अगर राइट रेंज से छोटा है, एंड उस टाइम पर जो के की वैल्यू है
वो भी जीरो से बड़ी है। मतलब मुझे 4 आइटम अगर पिक करने थे और मेरे पास अभी जो वैल्यू है, मैंने ऑलरेडी 2 या 3 आइटम ही पिक कर रखे हैं, तो मेरे पास स्कोप है अभी भी एक और प्रोडक्ट को खरीदने का। अगर ऐसा स्कोप है तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर स्मॉल आंसर के नाम से, न्यू एरे लिस्ट स्मॉल आंसर डॉट ऐड, रिमूव पेयर डॉट रो को ऐड करो और रिमूव पेयर डॉट कॉलम को ऐड करो, एंड देन आंसर डॉट ऐड कर लो स्मॉल आंसर को। अगर आपके के की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो लूप को वहीं पे ब्रेक कर दो। अगर मान लो मेरे को जितने प्रोडक्ट खरीदने थे, अगर मैं सारे प्रोडक्ट पहले ही खरीद लेता हूँ, मतलब खरीद चुका हूँ, तो वहीं पे क्या कर दूंगा, उसको ब्रेक कर दूंगा, फिर मुझे फर्दर और प्रोडक्ट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है टोटल तरीका। देखते हैं ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। एक कस्टम इनपुट बना रखा है, पहले इस पे चला के देख लेते हैं। कस्टम पे सही आया। सैंपल भी यही था इसका, होपफुली पास। ओके, कोड हमारा हो गया पास। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो मैं इस सॉल्यूशन को कर देता हूँ अपडेट, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि गिटहब पे कहाँ मिलेगा। सो गिटहब के ऊपर अभी एक फ़ाइल बनाई है और साथ में अपने नोट्स भी यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, नोट्स भी डाल देता हूँ इधर। PDF। तो ये देखिए, यहाँ पे अब आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको इसका PDF फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो जब आप PDF पे क्लिक करोगे एंड इसका कोड ओपन कर लेते हैं, 2146। ये इसका पूरा PDF हो गया, जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा यहाँ पर आ गया। और ये इसका कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं आपको ना इस पेज का लिंक देने वाला हूँ, इसका लिंक। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके देता हूँ, ताकि आप यहाँ तक आराम से पहुँच पाओ। और आपको अगर कोड रेफ़र करना हो तो आप यहीं से रेफ़र कर लोगे। बाकी वीडियो तो है ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो में से, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और बाकी लोगों को बताओ इस चैनल के बारे में यार, कि हम ये सब पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, ताकि नॉलेज बढ़ा रहे हैं आप लोगों की। तो बताओ उन लोगों को। एंड जितना हो सके यार रीच बढ़ाओ हमारी। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, यही सही टाइम है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या फिर कुछ डाउट रह गया हो या कुछ अच्छा लगा हो इसके अंदर, तो कमेंट करके बताओ। मतलब एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो, कुछ ही लिख, कुछ भी लिख दिया करो, हाई लिख दिया करो, बहुत हो जाएगा। तब पता लग जाएगा कि आपको पसंद आ रही है वीडियो। पसंद आ रही है ना, तो सिर्फ हाई लिख दिया करो, हाई पसंद आ गया, या फिर इतना लिख दो, पसंद आ गया। ठीक है, इतना ही लिख दो। मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, बस कमेंट में लिखना पसंद आ गया, बहुत होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे कोडर्स, रनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग। एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक लीड कोड का कॉन्टेस्ट था ना, कॉन्टेस्ट नंबर बाई वीकली 70। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड अ लॉन्ग कॉरिडोर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। पहले ना प्रॉब्लम को समझते हैं। मतलब एज सच तो ये हार्ड प्रॉब्लम है नहीं, हार्ड टैग है इसका। थिंकिंग की बात है, अगर आप अच्छे से सोच पाए प्रॉब्लम को तो बहुत इजी प्रॉब्लम बन जाती है। बस वो ना कुछ कंडीशन सोचनी थी। तो मैं आपको ना वही कंडीशन सोचने में हेल्प करूँगा कि इसको सोचें कैसे इस प्रॉब्लम को। तो कुछ टेस्ट केसेस हैं हमारे पास, उन टेस्ट केसेस पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो टेस्ट केस एंड ये जवाब है, वन मोर एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3।
ठीक है जी, ये सारे टेस्ट केस हैं मेरे पास। तो ये प्रॉब्लम है, देखो आपको पता है क्या दिया गया है। आपको ना एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर है, उस बहुत बड़े से कॉरिडोर के अंदर ना कहीं पे प्लांट्स रखे हैं, कहीं पे सीट रखा हुआ है, ऐसे करके बहुत प्लांट सीट ऐसे करके अरेंजमेंट दे रखी है रैंडम सी, ठीक है। जैसे कि अरेंजमेंट दे दी कि दो सीट्स हैं पहले, फिर दो प्लांट्स हैं, फिर एक सीट है, फिर एक प्लांट है, फिर एक सीट है, इसके अंदर दो प्लांट, फिर एक सीट, फिर एक प्लांट, फिर एक सीट, फिर एक प्लांट, इसमें सिर्फ एक ही सीट है। अब आपको बोला क्या गया है, आपको ना इस कॉरिडोर के अंदर ना कुछ डिवाइडर लगाना है, मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड करना है जिससे दो डिवाइडर्स के बीच में दो सीट तो रहे मिनिमम, ठीक है। तो दो सीटिंग होनी चाहिए वहाँ पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बीच में कितने प्लांट, दो सीटिंग जरूरी है। बीच में यहाँ पे कितने प्लांट आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लांट आ गए डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दो सीट का होना कंपलसरी है, दो डिवाइडर के बीच में दो सीट का होना कंपलसरी है। जैसे कि मैंने दो डिवाइडर के बीच में यहाँ पे दो सीट इंश्योर करी और तीन प्लांट इंश्योर करे, या फिर दो डिवाइडर के बीच में दो प्लांट दो सीट, या फिर दो डिवाइडर के बीच में दो प्लांट एक प्लांट दो सीट। ओके, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये कहती है, divide the corridor into non-overlapping sections where each section has exactly two seats with any number of plant। जैसा कि मैंने आपको समझाया, there may be multiple ways to perform the division, two ways are different if there's a position with a room divider installed in the first way but not in the second way, return the number of ways to divide the corridor। आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं किसी कॉरिडोर को डिवाइड करने के। तो देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ। चलो एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लेता हूँ कि प्लांट 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 सीट, प्लांट 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 सीट, एक डिवाइडर मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है बीच में। तो मैंने एक डिवाइडर यहाँ पे एडिशनल स्टोर किया जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये मैंने इंस्टॉल किया है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे और प्लांट आ गए, प्लांट 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 सीट, प्लांट 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 सीट। अब देखो, अब इसके अंदर पता है आपको सोचना क्या था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ सोचनी थी। अगर मैंने एक डिवाइडर यहाँ पे लगाया ना, ये वाला डिवाइडर अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होगा, मैं डिवाइडर्स को कैसे अरेंज कर सकता हूँ। देखो मैं ना डिवाइडर, ये जो डिवाइडर है इस डिवाइडर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी इस डिवाइडर को यहाँ शिफ्ट करने से पता है दो डिवाइडर के बीच में दो सीट्स तो है ही मेरे पास। मैं चाहूँ तो इस डिवाइडर को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता। अगर मैंने डिवाइडर यहाँ पे शिफ्ट करा ना तो दो डिवाइडर के बीच में तीन सीट्स हो जाएंगी और इसमें दो डिवाइडर के बीच में सिर्फ एक ही सीट हो जाएगा, तो यहाँ तो शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इस डिवाइडर को यहाँ भी शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो दो डिवाइडर के बीच में एक ही सीट होगी। मतलब ये जो डिवाइडर है ना जो डिवाइडर मूव हो रहा है वो कहाँ कहाँ मूव हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इतने तरीके बन सकते हैं इसको डिवाइड करने के, राइट। चलो और अच्छे से समझते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर कुछ और प्लांट्स लगा दूँ, चलिए मैं यहाँ पे कुछ और प्लांट्स लगा देता हूँ, फिर सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखो, अब मैं डिवाइडर कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, मैं डिवाइडर यहाँ लगा सकता हूँ, अभी भी दो डिवाइडर के बीच में दो सीट्स हैं। मैं यहाँ लगा सकता हूँ, अभी भी दो सीट है, 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 यहाँ नहीं लगा सकता हूँ। तो आप पता है एक बात नोटिस कर रहे हो, दो सीट्स के बीच में चाहे जितने मर्जी प्लांट आ जाए इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं उनके बीच में डिवाइडर नहीं इंस्टॉल कर सकता क्योंकि दो सीट्स का होना कंपलसरी है। इसका मतलब जैसी मैंने पहली सीट इनकाउंटर करी ना, जैसी मेरे को पहली सीट मतलब मैं बहुत सारे प्लांट आ रहे थे, ठीक है, पहले कुछ डिवाइडर लगा हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझो, इसकी थिंकिंग समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थिंकिंग को ना कैसे डेवलप करना है, टेस्ट केस से थिंकिंग डेवलप होती है, राइट। तो पहले से दो डिवाइडर बने हुए थे, अब यहाँ पे मान लो बहुत सारे प्लांट आए प्लांट आए प्लांट आए, अब सीट आ गया, जैसी सीट आया ना एक सीट आ गया, अब इसके बीच में चाहे कितने भी प्लांट्स आ जाए मैं यहाँ पे कहीं पे डिवाइडर इंस्टॉल नहीं कर सकता। ये सारी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी जगह मेरे लिए बेकार है डिवाइडर इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इनमें से मैंने किसी भी जगह पे एक भी डिवाइडर इंस्टॉल करा तो दो डिवाइडर के बीच में सिर्फ एक ही सीट रहेगी, ये मैं कर ही नहीं सकता। तो बीच में आने वाले प्लांट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि जब तक मुझे सीट मिला नहीं है उससे पहले आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वही मेरे लिए मैटर करते हैं, उसके बाद के प्लांट्स मेरे लिए मैटर ही नहीं करते। चलो ये वाली बात भी सही सी लग रही है। अब इसके बाद मुझे दो सीट्स मिल गई, अब दो सीट्स के बाद ना अब जितने प्लांट्स आएंगे ना वो मेरे लिए मैटर कर सकते हैं, अब जितने प्लांट्स आएंगे मेरे लिए वहाँ पे ना कुछ बातें हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे ना मैं कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। तो कंक्लूजन मैं पता है कैसे निकालूंगा कि यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ये देखिए, आपने ऐसे दो डिवाइडर बना दिया, सीट्स ऐसे मान लो,
अब देखो, ये जो डिवाइडर है ना, ये कहाँ कहाँ मेरा स्वैप हो सकता है। ये डिवाइडर स्वैप हो सकता है इस डिवाइडर से लेकर। पहली बात तो मुझे पहला पार्टीशन करना ही पड़ेगा। पहला पार्टीशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप ना इस तरीके से देखिए, आपका आंसर मिनिमम एक तो होने ही वाला है, आपका आंसर मिनिमम एक तो होगा ही होगा। जैसे कि इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर ना इन दो डिवाइडर के बीच में सिर्फ दो ही सीट्स हैं। तो एक ही तरीका है इसको डिवाइड करना है कि मैं कोई भी एडिशनल डिवाइडर इंस्टॉल ना करूँ। जो डिवाइडर पहले से इंस्टॉल्ड है वही मेरे लिए काम करेगा। यानी कि अ, अगर आपके पास जो भी पहली अरेंजमेंट आएगी ना, जो भी पहली अरेंजमेंट आएगी, जो भी पहली अरेंजमेंट आएगी, अ, इस पहली अरेंजमेंट तक, जैसे कि अगर मेरी अरेंजमेंट मान लो ऐसी होती है तो इसका आंसर है 1। मेरे को एक भी डिवाइडर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ना ऑप्शन कब एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं ऑप्शन कब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगा? जब मैं पहला डिवाइडर इंस्टॉल कर चुका हूँगा। क्योंकि ये वाला डिवाइडर मेरा एक्सप्लोर नहीं हो सकता, ये डिवाइडर को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इस डिवाइडर को यहाँ शिफ्ट करा तो एक प्लांट कॉरिडोर के बाहर चला जाएगा, मैं शिफ्ट ही नहीं कर सकता, मैं इस डिवाइडर को शिफ्ट नहीं कर सकता। तो पहले डिवाइडर के पास ऑप्शन नहीं है शिफ्टिंग का। क्यों नहीं है? दोबारा समझो इस बात को, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले डिवाइडर के पास क्यों नहीं है ऑप्शन शिफ्टिंग का। बहुत बहुत ईजी सी बात है, समझ में आएगा, बस ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है, आएगा समझ में। चलो इधर देखो, क्यों नहीं कर सकता। दो कॉरिडोर ये रहा, मेरे पास प्लांट प्लांट प्लांट, ये सीड्स आया, प्लांट 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 सीड्स आया, प्लांट 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 सीड्स आया, प्लांट सीड प्लांट प्लांट प्लांट। अब देखो, मैं एक डिवाइडर ना यहाँ लगा देता हूँ, राइट। अब देखो, दो डिवाइडर के बीच में दो सीट्स हैं, इस दो डिवाइडर के बीच में भी दो सीट्स हैं। मैं इस डिवाइडर को इधर एक्सप्लोर नहीं कर सकता, इधर नहीं ले जा सकता हूँ। मैं इस डिवाइडर को इधर ले जा सकता हूँ, भले ही इसको इधर ले जा सकता हूँ, इसको इधर ले जा सकता हूँ, इसको इधर ले जा सकता हूँ, राइट। मैं और इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ। और मान लो अगर यहाँ पर ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, तो मेरे पास डिवाइडर इंस्टॉल करने का मतलब ही नहीं बनता। मतलब ही क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये डिवाइडर अभी भी दो डिवाइडर के बीच में क्या है, क्योंकि अगर मैंने डिवाइडर यहाँ पे लगाया ना, तो इन दो डिवाइडर के बीच में कोई भी प्लांट, इन दो डिवाइडर के बीच में कोई भी सीट नहीं है। तो इसका आंसर एक ही है कि आप कोई डिवाइडर इंस्टॉल नहीं करोगे, आप कोई डिवाइडर इंस्टॉल नहीं करोगे, यानी कि ये डिवाइडर कहीं नहीं लगाया जा सकता है। तो जब तक आपको पहला डिवाइडर इंस्टॉल नहीं होता ना, जैसे ही आपने पहला डिवाइडर इंस्टॉल कर दिया है, अब आपकी पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगी आंसर आने की। तो आपको पहला डिवाइडर तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपके आंसर के आने की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, चलो देखते हैं यहाँ पर। इसको ना मैं हल्का हल्का कोड भी करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे बेसिकली यहाँ पे ना प्लांट और कुछ सीड्स काउंट करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं हल्का फुल्का यहाँ पे कोड नहीं करेंगे, तो कोड करेंगे यहाँ पर। इंट कॉरिडोर है तो सीड्स इक्वल टू 0, प्लांट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉरिडोर डॉट लेंथ एंड लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0। बता दो लॉन्ग क्यों लिया है, अभी वो कांस्टेंट देके बता दूंगा। ये मैं फोर लूप चलाएंगे हम एन तक, आई प्लस प्लस, लेट्स टेक अ करेक्टर सी एच, दैट इज कॉरिडोर डॉट कैरेट आई। इफ करेक्टर सी एच इज इक्वल टू, अगर ये मेरा सीट है, तो यहाँ पर ना, अब देखो एक चीज़ और मैटर करेगी इसके अंदर, एक छोटा सा काउंट और मैटर करेगा। वो काउंट क्या मैटर करेगा? पता है यहाँ पर जवाब मेरा जीरो क्यों आया जबकि यहाँ पे जवाब एक आया था? क्योंकि दो डिवाइडर के बीच में दो सीट्स का होना ज़रूरी है। अगर मेरे नंबर ऑफ सीट्स ऑड हुए ना, नंबर ऑफ सीट्स अगर मेरे ऑड ऑर्डर में होंगे, तो चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं उनको ना किसी तरीके से डिवाइड कर ही नहीं सकता हूँ। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं कितने। एक काउंट और चाहिए होगा मुझे, दैट इज़ टोटल, क्योंकि है ज़ीरो। तो अगर वो एस होता है तो मैं क्या करूँगा, टोटल को प्लस प्लस करूँगा और सीट को प्लस प्लस करूँगा, राइट। ये तो काम मुझे करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरा टोटल का काउंट तो आना ही चाहिए मेरे पास। जब मैं रिटर्न करने जाऊँगा ना, तो मेरे लिए ये बात बहुत मैटर करेगी। रिटर्न जब करने जाऊँगा तो बहुत मैटर करेगा कि एक तो टोटल जो है ना मेरा ज़ीरो से बड़ा हो, टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, एंड टोटल जो है उसका मॉडुलस टू के साथ इक्वल इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब कि वो एक
इवन, मतलब उसको डिवाइड करा जा सके, इवन नंबर होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स मेरे इवन होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही मैं आंसर रिटर्न कर पाऊंगा, नहीं तो मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। मैं कोई तरीका ही नहीं है उसको डिवाइड करने का। और इसको इंट में टाइप कास्ट करेंगे। अब ये टाइप कास्टिंग वाला काम क्यों करा है, क्योंकि मेरा आंसर जो है ना आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, उससे बचने के लिए मुझे एक मॉडुलस रखना पड़ेगा जो कि है 10⁻9+7। तो ऑफ कोर्स फिर यहाँ पे मुझे एक मॉड भी रखना चाहिए जो कि होता है इंट 1E9+7। ठीक है, और आंसर को फाइनल मॉड भी मार ही लेते हैं। फाइनल मॉड कर दिया। चलो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे आंसर कैसे यूज़ होने वाला है। अब एल सिप में जाते हैं। एल सिप के अंदर ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही मुझे पहला सीट मिल जाता है ना, तो पहले सीट के मिलने के बाद जितने भी प्लांट मिलेंगे वो मेरे रेलेवेंट ही नहीं है। क्योंकि जो भी मुझे पहला सीट मिला है, जहाँ पे मुझे पहला सीट मिला है, उसके बाद आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो पता है मेरे लिए मैटर क्यों नहीं कर रहे हैं। सीड्स, प्लांट 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 प्लांट, मैं इनके बीच में डिवाइडर तो इंस्टॉल कर ही नहीं सकता हूँ। तो इनका अकाउंट चाहे जितना मर्जी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे लिए अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिवाइडर लगा ही नहीं सकता। तो इन प्लांट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक मेरे सीड का अकाउंट ज़ीरो है ना, जब तक मेरे सीड का अकाउंट ज़ीरो है, तब तक मैं प्लांट को प्लस प्लस करूँगा। मैं तब तक प्लांट को प्लस प्लस करूँगा। फिर आप सोचोगे, चलो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप डिवाइडर ना आगे तो इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब मेरे से जो पहले वाले जो रहे होंगे। फिर मेरे से पहले वाले काउंट मैटर करते हैं, मेरे बाद वाले काउंट भी तो मैटर कर सकते हैं, मतलब मैं डिवाइडर अपना शिफ्ट भी तो कर सकता हूँ। मैं पहला डिवाइडर शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। चलो इसको और रेलेवेंट समझने के लिए मैं डिवाइडर को पीछे की ओर लेके जाता हूँ और बीच में एक डिवाइडर प्री इंस्टॉल करता हूँ। मैं पहले से एक डिवाइडर इंस्टॉल कर देता हूँ, यानी कि मैं प्लांट प्लांट सीड्स यहाँ पे एक डिवाइडर इंस्टॉल करके बैठा हूँ पहले से ही। और ये जो मेरा पैटर्न था, ये पैटर्न यहाँ पर आया। अब आप पता है क्या करो, ये इतने जो प्लांट्स हैं ना, इतने प्लांट्स, इनका टेक केयर करेगा, इनका जो टेक केयर करने वाला पर्सन है वो पर्सन होगा ये वाला डिवाइडर। ये डिवाइडर इनके हिसाब से अरेंजमेंट निकाल सकता है। और इन प्लांट्स की जो अरेंजमेंट है, इन प्लांट्स के लिए कौन सा डिवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला डिवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको मैंने अब फ्रंट में इंस्टॉल किया होगा। कोई जैसे ही मुझे 2 सीट्स मिलते हैं ना, मैं कह दूंगा हाँ भाई डिवाइडर इंस्टॉल करने के लिए परफेक्ट जगह आ गई है। इसके फर्दर मैं कितने डिवाइडर और लगा सकता हूँ, कितने तरीकों से डिवाइडर और लगा सकता हूँ, उनकी अरेंजमेंट कौन देखेगा। उनकी अरेंजमेंट देखने के लिए होगा मेरे पास उनकी अरेंजमेंट। मिनट, इसको रब कर लें एक बार फुल। अब ये जो डिवाइडर है ना, ये डिवाइडर इन जगहों पे अरेंज हो सकता है, बस इन जगहों पे। तो मैं पहले डिवाइडर लगाने के बाद, पहला डिवाइडर लगने के बाद जितने प्लांट्स मुझे मिले हैं टिल सीड का अकाउंट जब तक ज़ीरो है, उससे पहले पहले उतनी ही अरेंजमेंट बना सकता हूँ मैं। यानी कि ये डिवाइडर कितने तरीकों से अपने आप को अरेंज कर सकता है। देखो पहला डिवाइडर पहले इंस्टॉल करना होगा, मुझे पहले इंश्योर कराऊंगा मेरा पहला डिवाइडर लग चुका है। मेरा पहला डिवाइडर लग चुका है, मैं कब इंश्योर करूंगा, जब मुझे 2 सीट्स मिल जाएगी मिनिमम। यानी कि इस फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल्ड, मुझे एक बूलियन रखना पड़ेगा, बूलियन इज फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल्ड। ये मेरा भी फॉल्स है। अब यहाँ पर आता हूँ, जैसे ही मुझे पता लगा अरे सीड्स का काउंट 2 हो चुका है, यानी कि 2 सीड्स मेरे को मिल चुकी है, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू पुट अ डिवाइडर। दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू पुट डिवाइडर। इस फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल्ड, अगर अगर ट्रू आ गया, हाँ भाई ट्रू आ चुका है, तब हम कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे अभी नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ क्या करेंगे। बट हाँ, अगर मैंने फर्स्ट डिवाइडर, अब यहाँ पे क्या काम करना है पता नहीं, बट जब तक मेरा फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल नहीं होता ना, मैं डिवाइडर्स की अरेंजमेंट नहीं कर सकता। अब तक डिवाइडर्स की कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता, उससे पहले कोई डिवाइडर ऐसा है ही नहीं जो अपने आप को अरेंज कर पाए। तो मुझे लिखना पड़ेगा इस फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल को ट्रू मार्क करेंगे, सीड्स के काउंट को मैं ज़ीरो कर दूंगा और प्लांट के काउंट को ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही लग रहा है, सारी बातें सही लग रही है। चलो अब यहाँ पर आया मैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, मेरा जैसे ही पहला फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल हो चुका है, मुझे पता लग चुका है कि यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल हो गया है।
इसके इंस्टॉल होने के बाद मुझे 2 सीट्स मिलने से पहले पहले, कोई जैसे ही मुझे 2 सीट्स मिलते हैं ना, मैं जस्ट उसके जस्ट बाद ही मैं डिवाइडर डाल देता हूँ। उससे पहले पहले देखो, पहला सीट मिलने से पहले पहले जो प्लांट का काउंट था वो था 3, और 2 सीट मिलती मैंने एक डिवाइडर इंस्टॉल कर दिया। तो ये वाला डिवाइडर ना कितनी जगह पे अरेंज कर सकता है खुद को? 1 2 3, राइट। पहले डिवाइडर को मैंने यहाँ इंस्टॉल करा, तो कहाँ कहाँ पे अपने आप को पुट कर सकता है? ये पुट कर सकता है इस पे, इस वाले पे पुट कर सकता है, 1 2 3 पे पुट कर सकता है, और तो कहीं नहीं जा सकता, राइट। तो इसको जो पहली सेटिंग मिली है, आप एक कॉरिडोर यहाँ पे लगा के आप कहाँ कर सकते हो, 1 2 3 4, आप यहाँ पे इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हो। तो प्लांट मेरे को पहले डिवाइडर से पहले पहले जैसे ही मैंने अपना डिवाइडर पुट करा, पुट करने के बाद मैं डिवाइडर को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ प्लेस करने का ऑप्शन मिला है। तो देखो कितने ऑप्शन क्रिएट हुए। ऑप्शन एक कम काउंट हुआ है, देखो कैसे। पहला डिवाइडर यहाँ पुट करूँगा सॉल्यूशन 1 आएगा, एक डिवाइडर यहाँ पुट करूँगा सॉल्यूशन 2 आएगा, यहाँ पुट करूँगा सॉल्यूशन 3, यहाँ पुट करूँगा सॉल्यूशन 4। फिर इसमें देखें, अगर मैंने यहाँ पुट करा तो सॉल्यूशन 1, यहाँ पुट करूँगा तो 2 सॉल्यूशन, यहाँ पुट करा तो तीसरा सॉल्यूशन निकला, यहाँ पुट करा चौथा सॉल्यूशन, यहाँ पुट करा पाँचवा सॉल्यूशन। अगर प्लांट का काउंट, मतलब मैंने पहला डिवाइडर जहाँ पर भी इंस्टॉल किया था, जहाँ पे भी इंस्टॉल करना चाहता था, उसके बाद और पहले और सबसे पहले सीड्स के मिलने से पहले पहले जितने प्लांट, जितना भी प्लांट का काउंट रहेगा, उससे +1 तरीकों से मैं डिवाइडर को प्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो +1 तरीके, मतलब मेरा प्लांट का काउंट यहाँ पे 3 है, तो +1 तरीकों से मैं अपने आंसर बना सकता हूँ। अब इस हर एक डिवाइडर के अरेंजमेंट के बेसिस पर ये डिवाइडर भी तो अपने आप को अरेंज कर सकता है। मतलब दैट इज़ अ सॉल्यूशन एक, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, लेकिन सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन, फिफ्थ सॉल्यूशन, अगेन इसको यहाँ पुट करो, अगेन इट इज़ अ, एक और यूनिक सॉल्यूशन आया, ये अगर एक और यूनिक सॉल्यूशन, ये एक और यूनिक सॉल्यूशन, ये एक और यूनिक सॉल्यूशन, एक और यूनिक सॉल्यूशन, अगेन इसको यहाँ पुट करो, दिस इज ऑल्सो यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि इस डिवाइडर की हर एक अरेंजमेंट पे वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो आंसर का काउंट 0 से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, आंसर का काउंट तो मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा। पहला डिवाइडर इंस्टॉल होने के बाद आंसर इक्वल टू आंसर क्रॉस प्लांट +1 का मॉड करो, मल्टीप्लाई करो, बिकॉज जितने आंसर मुझे पहले मिल चुके थे, मतलब डिवाइडर के मैं पहले 2500 अरेंजमेंट देख चुका था, 2500 अरेंजमेंट देख चुका था, और फिर इसका फर्दर मॉडुलस दिस। ये फॉर्मूले का प्रूफ मैं कुछ ऐसे दे सकता हूँ, यार मुझे पहले ना, पहले डिवाइडर को अरेंज करने के कुछ 10 तरीके, तरीके मिले, उसको क्रॉस करूंगा बी तरीकों से, क्योंकि इस डिवाइडर के हर एक अरेंजमेंट के बेसिस पे बी वाला डिवाइडर भी अपने आप को अरेंज कर सकता है, देन सी तरीके, देन डी तरीके, राइट। फिर अगला जो तरीके मिले, जितने मुझे प्लांट मिले वो थे ई, तो E+1, तो E+1 को मुझे से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि इतने नए अरेंजमेंट क्रिएट होंगे, तो क्रॉस E+1। अब क्योंकि मैं नंबरों को कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो हर मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या हो सकता है, नंबर इंटीजर की रेंज को ओवरफ्लो करके लॉन्ग में जा सकता है, इसी वजह से इसको बार बार हम मॉडुलस कर रहे हैं। मॉडुलस करने से क्या होगा, वो विद इन द रेंज रहेगा, करेक्ट। तो उसको रेंज में रखने के लिए मैं यहाँ पे मॉडुलस कर रहा हूँ, तो हर बार उसको मॉडुलस करते रहेंगे। अब एक ही लाइन लिखनी है, तो एक लाइन में लिखने में तो क्या ही ब्रैकेट लगाना, मैं ब्रैकेट्स हटा देता हूँ। अब ये हो गया पूरी तरीके से सॉल्व। ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी जिसके अंदर हम कितने तरीक़ों से डिवाइडर को लगा सकते थे। एक बार मैं इसी पर्टिकुलर कोड को ड्राई रन भी करना चाहूँगा, ड्राई रन भी करना चाहूँगा इस कोड को। इस कोड को मैं ड्राई रन करना चाहता हूँ, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे ड्राई रन। चलो मैं एक अरेंजमेंट बनाता हूँ, एस एस, चलो पहले अरेंजमेंट भी कुछ ऐसी बनाएंगे, पी 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 एस पी 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 एस एस पी पी एस पी 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 एस पी पी एस पी एस, ये अरेंजमेंट है। चलो इसके ऊपर करते हैं ट्राई रन। तो एक कॉरिडोर मेरा पहले से ही यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, एक कॉरिडोर मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ही, ठीक है। तो मुझे मिनिमम एक कॉरिडोर तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अब मैं आया यहाँ पर काउंट लेके, तो मैं प्लांट का काउंट तो करूँगा, राइट, कितने प्लांट हैं और कितने
सीड्स हैं। चलो करते हैं ट्राई रन। फिर इसकी वैल्यू अचानक से ज़ीरो कर देंगे और अचानक से बढ़ा देंगे, तो पता रहेगा कि कैसे वेरी कर रहा है। ये आया मेरे पास प्लांट और ये आया मेरे पास सीड। ठीक है जी। और आंसर की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, अभी से ही 1 पड़ी है। तो करेक्टर आया है मेरे पास पी। सीड का काउंट अभी तक ज़ीरो था, मुझे एक भी सीड नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँगा, प्लांट को प्लस प्लस कर दूंगा, इसको कर दूंगा 1। 1 करने के बाद फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर प्लांट का काउंट हो जाएगा 2। प्लांट का काउंट हो जाएगा 2, तो पहली बार में काउंट हो गया मेरा 2, और सीड का काउंट हो गया कितना, 1। जैसे सीड का काउंट 1 हुआ, अब मैं प्लांट्स को काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बीच में कहीं डिवाइडर लगा ही नहीं सकता हूँ। तो जब तक मेरा सीड का काउंट 2 नहीं होता, जैसे ही मेरे सीड का काउंट 2 हुआ, जैसे ही मेरे सीड का काउंट 2 होता है, 2 होने का मतलब है कि मुझे यहाँ पे डिवाइडर इंस्टॉल करने की परफेक्ट प्लेस मिल चुका है, मुझे परफेक्ट प्लेस मिल चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे डिवाइडर इंस्टॉल कर देता हूँ कि भाई ये मेरी परफेक्ट प्लेस है डिवाइडर को इंस्टॉल करने की। क्या ये मेरा पहला डिवाइडर है, हाँ ये पहला डिवाइडर। अगर ये मेरा पहला डिवाइडर है तो मैं इस वाले डिवाइडर को कहीं पर अरेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अरेंज करने का तरीका है ही नहीं। मैं इस डिवाइडर को यहाँ अरेंज करने से नई सॉल्यूशन ईजाद नहीं करता हूँ, तो नहीं कर पाऊंगा अरेंज। तो मैंने बस बोला कि हाँ भाई ये मेरा पहला डिवाइडर था, अनसीड को जीरो करो, प्लांट को जीरो करो। तो फिर से क्या करा गया, इसको कट करके जीरो, इसे कट करके जीरो, और आगे चले गए। अगेन मुझे 4 प्लांट मिले, दोबारा से कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिली, पता लगा कि भाई मेरी वैल्यू कितनी है यहाँ पर अब, 4 प्लांट और फिर से सीड का काउंट कितना हो गया, 2। जैसे ही सीड का काउंट 2 होता है ना, मतलब कि दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू पुट डिवाइडर, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब अरेंजमेंट हो सकती है। अब जो मेरा पहला डिवाइडर है ना, वो कितनी जगह पे खुद को अरेंज कर सकता है, वो एक यहाँ पे कर सकता है अरेंज, एक यहाँ कर सकता है, एक यहाँ कर सकता है, एक यहाँ कर सकता है, एक यहाँ कर सकता है। तो जितना भी मेरा आंसर था मल्टीप्लाइड बाय प्लांट काउंट प्लस 1। प्लांट का काउंट कितना है, 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो आंसर को मल्टीप्लाई कर लो 5। 5 तरीकों से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, ये डिवाइडर 5 तरीकों से खुद को अरेंज कर सकता है। अगेन सीड्स के काउंट को मैंने फिर से क्या करा, ज़ीरो, और प्लांट को भी ज़ीरो करा। अब मुझे कितने प्लांट मिले, 2। सीड जैसे ही मिले मुझे 2, तो मैं रुक जाऊँ, वो पहला डिवाइडर यहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कहीं पे डिवाइडर इंस्टॉल कर ही नहीं सकता हूँ, तो ये अरेंजमेंट तो मेरे लिए बेकार हो गया। अब इस पे आया, अब मेरा ये डिवाइडर कैसे चलेगा, 1 2, बस इन दो, जो एक यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसके मूवमेंट पर हर एक बार नया आंसर मिलेगा। मान लो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी है ना, ये वाला डिवाइडर अगर यहाँ पर है, तो भाई दिस इज अ यूनिक आंसर, दिस इज अ यूनिक आंसर, दिस इज ऑल्सो यूनिक आंसर, दिस इज ऑल्सो यूनिक आंसर, राइट। तो ये डिवाइडर अपने आप को कितने तरीकों से वैरी करा सकता है, 3 तरीकों से वैरी करा सकता है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, फिर मैं आगे चला, मुझे फिर से 2 प्लांट मिले, 2 प्लांट मिले, तो मेरा काउंट फिर से 2 हुआ, और सीट का काउंट फिर से 2 हुआ। अब ये वाला डिवाइडर अपने आप को कितने तरीकों से वैरी करा सकता है, 3 तरीकों से करा सकता है, तो 3। तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है मेरा हर बार, 3। क्यों, टोटल प्लांट का काउंट 2 है, बट 2 + 1 3 होगा मेरा। तो 5 × 3 15, 15 × 3 45, इसके 45 तरीके होंगे। टोटल नंबर ऑफ सीड्स भी यहाँ पर इवन है, तो आंसर इसका क्या होने वाला है, 45 होने वाला है। चाहे तो हम इसको चला के भी देख सकते हैं, मतलब अगर एज सच डाउट आ रहा हो तो मैं क्या करता हूँ, इसे चला के देखता हूँ। चलाने के लिए हमें चाहिए एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल बना ही लेते हैं। पी पी एस पी एस पी 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 एस एस पी पी एस पी एस। देखें कितना आंसर आता है, 45, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो एक टेस्ट केस बनाया रैंडम सा, और रैंडम से टेस्ट केस से अपना आंसर एक्सपेक्ट कर लिया। जो ड्राई रन से हमारा आंसर आया वही आंसर हमारा कोड भी निकाल के दे रहा है, मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। चला के देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। सैंपल को हटाओ, मतलब जो हमने सैंपल बनाया था तो उसी पे चला है, इसे हटाओ, सबमिट करके देखते हैं। कोड हो गया एक्सेप्ट। मुझे तो ये हार्ड प्रॉब्लम नहीं लगी, काफ़ी इजी सी प्रॉब्लम थी। सो आई होप आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो जस्ट अ रिक्वेस्ट, वीडियो लाइक कर दो।
अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में यार लिख देना अच्छा लगा सॉल्यूशन, ऐसा लिख देना कमेंट में। ठीक है, कमेंट में क्या लिखोगे? अच्छा लगा सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।